नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। हमारी आज की लीड स्टोरी जुड़ी है हमास से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हमास को धमकी दी है। वो कह रहे हैं कि अभी वक्त है कि गाजा से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। तो क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी का असर? इसके साथ साथ देखेंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच जंगबंदी की सिर्फ बातें हो रही हैं और जंग हो रही है और तेज। साथ साथ ये देखेंगे कि इतनी बड़ी गलती कहाँ हुई कि अपने ही लोगों पर गिरा दिए गए बम। और साथ ही चलेंगे जापान, जहां एक हफ्ते से लगी आग को बुझा दिया बारिश ने। और आखिर में कहाँ मिली हैं दादी हजाम, 108 साल की उम्र में भी काटती हैं बाल। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की लीड स्टोरी। गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसे कौन बसाएगा, कैसे बसाएगा, इस पर चर्चा कम, विवाद ज्यादा है। अरब देश गाजा के कायाकल्प के लिए एक प्रस्ताव बना रहे हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास अपनी ही योजना है। वो चाहते हैं कि गाजा को खाली करा दिया जाए और उसके बाद उसे पर्यटन स्थल की तरह विकसित किया जाए। ट्रंप की योजना का इजरायल स्वागत कर रहा है, लेकिन दुनिया के तमाम देश इसके खिलाफ है और अरब देश इसके खिलाफ है। लेकिन साथ साथ ट्रंप अब ने एक बार फिर से हमास को धमकी दी है कि वो गाजा को खाली कर दे। अभी 5 करोड़ टन मलबे के ढेर में बदल चुका गाजा। अरब देशों के हिसाब से ये दोबारा बसेगा या ट्रंप की योजना के हिसाब से उसका विकास होगा? ट्रंप लगातार हमास को धमकी दे रहे हैं, गाजा के लोगों को अपने घर बार छोड़ने के लिए फुसला रहे हैं। ट्रंप ने हमास को एक बार फिर धमकी दी है और इस बार धमकी ज्यादा सख्त है। ट्रूथ सोशल पर अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि शालोम हमास, यानी हेलो और गुड बाय, पसंद आपकी है। सभी बंधकों को अभी रिहा करो, बाद में नहीं। जिन लोगों की हत्या की उनके शव फौरन वापस करो, वरना तुम्हारे लिए सब खत्म। सिर्फ बीमार और विकृत मानसिकता के लोग शव रखते हैं और तुम बीमार और विकृत मानसिकता के हो। मैं इजराइल को वो सब भेज रहा हूं जो उसे काम पूरा करने के लिए चाहिए। जो मैं कह रहा हूं उसे अगर ना माना गया तो हमास का एक भी सदस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। मैं हमास की कैद में रहे बंधकों से अभी हाल ही में मिला हूं, जिनकी जिंदगी तुम लोगों ने तबाह कर दी। हमास के नेताओं के लिए ये आखिरी चेतावनी है। गाजा छोड़ने का वक्त आ गया है और तभी तक का वक्त है आपके पास। साथ ही गाजा के लोगों का भी एक सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है, लेकिन लोगों को बंधक बनाकर रखोगे तो नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खत्म हैं। समझदारी भरा फैसला लें, बंधकों को फौरन रिहा करें, नहीं तो बाद में इसकी बहुत भयावह कीमत चुकानी होगी। सीज फायर के बाद हमास ने अब तक 38 बंधक रिहा किए हैं, जिनमें से 5 थाईलैंड के नागरिक हैं। 2014 में मारे गए एक सैनिक का शव भी इजरायल को वापस किया है। इजरायल का कहना है कि अब भी 59 बंधक गाजा में हैं। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि 35 की इसमें से मौत हो गई है। इजरायली बंधकों की वापसी पर हमास और गाजा के कल का सारा दारोमदार टिका है और इससे जुड़ी है ट्रंप की गाजा विकास की योजना। काहिरा में अरब देशों की बैठक में गाजा के कायाकल्प के लिए $53 अरब की योजना को मंजूरी दी गई है। हमास ने इसका स्वागत किया है, इजरायल ने इसे सिरे से ठुकरा दिया है और ट्रंप प्रशासन की प्रतिक्रिया ठंडी है। सवाल है कि विकास कोई भी करे, क्या गाजा के लोगों की उम्मीदों और उनके भविष्य का ध्यान रखा जाएगा? तो गाजा को लेकर एक नया ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हमास को सख्त धमकी दी है, लेकिन इससे होगा क्या, इस मुद्दे पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खिवराज जहांगीर, जो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इजरायल स्टडीज के निदेशक हैं और बहुत समय तक इजरायल में रहे हैं। इजरायल से जुड़े मामलों पर को बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं खिवराज जहांगीर। अभी तक ये मामला, इस पर बातचीत तो हो रही है, लेकिन कुछ सामने समझ में नहीं आया है कि कौन सा रास्ता बेहतर है गाजा के लिए सेटलमेंट के लिए। अरब देश अपना प्लान बना रहे हैं, वो इजरायल को पसंद नहीं है, ना ज़्यादा अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है हमास को जो उन्होंने दी है, वो कितनी कारगर होगी? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकी है वो कारगर ज्यादा होगी नहीं। आज से ठीक 3 सप्ताह पहले एक शनिवार को जब हमास को कुछ बंदी छोड़ने थे, तब कुछ देरी हुई थी और उस दिन शनिवार को ये कहा गया था कि इस शनिवार को अब 4-5 नहीं, सारे बंदी छोड़े जाएं। और अगर इस शनिवार को सारे बंदी नहीं छोड़े गए जी।
तो फिर मतलब नरसंहार होगा, लड़ाई होगी, जो भी उनकी धमकी थी। पर ऐसा हुआ नहीं। इसराइल ने भी 3-4 बंदी ही पाए जो हमास को छोड़ने थे। असल मुद्दा ये कि 6 सप्ताह की जो डील थी उसमें हमास का राजनीतिक फायदा हुआ, और हमास ने अपनी हैसियत और अपनी बची ताकत को एक तरह से कायम किया गाजा के बाशिंदों के बीच में, और अपनी एक तरह से कहिए कि लेवरेज वाली स्थिति को उन्होंने रीअसर्ट किया अमेरिका और इसराइल के साथ। इसराइल ने आज से 10 दिन पहले उस डील के सेकंड फेज से इनकार कर दिया था, ये कह के कि अब हम एक नई डील चाहते हैं जिसमें ये जो वीकली रिलीज होंगे ये नहीं होंगे, ना आप परेड करेंगे, ना जी, आप वो जी। तमाम चीजें हुँ, करेंगे जो आप करता है। अब आपको एक साथ फैसला करना है। हुँ। तो ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ मतलब डिमांड्स है, ये डिमांड मेरे ख्याल से हमास की उस जीत को आगे न बढ़ने देने के लिए है। जहां तक गाजा के बासिंदों को नरक से डरने की जो धमकी है, वो धमकी गाजा के बासिंदों के काम नहीं आती। वो आवाम वाकई एक नरक की जिंदगी में जी रहे हैं। हुँ। उनके लिए बद से बदतर होने वाली कोई गुंजाइश बची नहीं है। जी, जी। तो बहुत जो ज़्यादा ये धमकी आपको लग रहा है काम नहीं आएगी, पहले ही वहाँ पर नर्क है, लोगों को आदत है, इस जंग के बीच में वो लगातार पिस रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बार आज फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये ट्वीट किया और कहा कि अभी वक्त है, हमास को कहा, अभी आप गज़ा छोड़ दो, नहीं तो आप परिणाम के लिए तैयार हों और एक साथ तमाम आप डेड बॉडीज़ भी लौटाएँ, आप बंधकों को भी छोड़ें। इसका क्या आपको लग रहा है कि असर है? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भर है ये, इसका ज़मीन पर कोई असर होगा क्या? नहीं, इसमें उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेटेजिक चीज करी है। उन्होंने हमास के नाम को लेके कहा है कि आप तुरंत छोड़ो, और आप सारे लोगों को जो जिंदा हैं या मर गए हैं उनको छोड़ो। मेरे ख्याल से वो अरब देशों के विरोध के बाद अब हमास को चाहते हैं कि हमास गाजा से बेदखल हो जाए। हुँ। अगर हमास गाजा से बेदखल हो जाता है तो कम से कम इसराइल और अमेरिका के लिए कहने भर को बचेगा कि देखिए, हमने गाजा को हमास से तो मुक्त कर ही दिया। जी, जी। तो इज़राइल मेरे कम से ख्याल कम से ये कह हाँ, सकेगा मेरे कि ख्याल उसकी से एक जीत इसमें हुई है। हाँ, मेरे ख्याल से इसमें गाजा के अवाम को बेदखल करने से ज्यादा वो इस बात से ज्यादा परेशान है कि अब हमास को कैसे हटाएं। आप देखिए ना कि 6-7 सप्ताह बाद हमास तो कायम है, और अभी जब अरब के देशों ने ट्रंप के प्लान से किनारा किया, देखिए उसमें अगर हम यूं देखें, ट्रंप की जो कनाडा और यूक्रेन को लेके जो धमकी भरी राजनीति है वो काम आती है, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका की बहुत बड़ी आर्थिक मदद के जी। मतलब कमजोर लोग हैं। हुँ, अरब देश डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में नहीं आने वाले। गल्फ के देश यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, जॉर्डन, ये वो मुल्क हैं जो अपनी मिल्कियत या अपनी ही एक रीजनल सॉलिडारिटी के जरिए डोनाल्ड ट्रंप का मतलब किनारा कर रहे हैं। हुँ, हुँ, इजिप्ट हुँ। के लीडर ने जी। अपनी अमेरिका की ट्रिप खुद कैंसिल करी थी, हुँ, कहा कि हुँ। मैं नहीं जा रहा अमेरिका, ओके। जिसलिए उन्होंने सीसी को बुलाया तो था य कि आप अमेरिका आइए। हाँ। हुँ। तो सही मेरे कह रहे ख्याल हैं से आप। अरब देशों की एक तरह से साफ गोई है कि भाई हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं हैं, हुँ। और अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरह की मनमर्जी यहाँ चलाना चाहते हैं तो हम नहीं। उसमें किसी तरह का जी, हिस्सा नहीं जी, लेंगे, और वो जी। जेलेंस्की की तरह अरब के किसी नेता को जलील नहीं कर सकते। हुँ। तो बिल्कुल अरब देशों के ऊपर ट्रंप की बहुत ज़्यादा मनमानी नहीं चल सकेगी, ये अरब देशों ने साफ कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के प्लान से किनारा कर लिया है और उसके बाद अब ये कोशिश लग रही है कि कम से कम हमास को तो बेदखल करें और एक जीत का दावा करें कि हमास वहाँ से बाहर हो गया है। शुक्रिया आपका खीवराज जागीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका में और 80,000 नौकरियों पर तलवार लटक रही है। इस बार पूर्व सैनिकों से जुड़े महकमे में छंटनी की तैयारी हो रही है। ये महकमा अमेरिका के लाखों पूर्व सैनिकों को सेहत और दूसरे मुद्दों से जुड़ी सुविधाएं मुहैया करवाता है। महकमे के एक बड़े अधिकारी के मुताबिक स्टाफ को 2019 के स्तर पे यानी कि 4 लाख तक ले आने की योजना है। जाहिर है कि इसके लिए हजारों लोगों की नौकरी जाएगी। इस महकमे से 1/4 से ज्यादा कर्मचारी पूर्व सैनिक हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए इस विभाग का काफी विस्तार हुआ। और यूक्रेन को अमेरिकी मदद बंद होने के बाद से रूस के हमले और बढ़ गए हैं। वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन डटकर मुकाबला कर रहा है, लेकिन उसे काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ताजा हमला उस शहर में हुआ जहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की
रहने वाले हैं। ये कर्वी री है, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का अपना शहर। यहाँ एक होटल पर रूस के हमले से ये हाल हो गया है। जेलेंस्की ने खुद जानकारी दी है कि इसमें कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 31 जख्मी हैं, जिनमें एक बच्चा भी है। हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास की 14 रिहायशी इमारतों के साथ ही कुछ और बिल्डिंगों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र के प्रिवोल-नोए को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान उसकी फौज ने खार्कोव, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसान और दूसरी जगहों पर यूक्रेन की सेना पर हमले किए हैं। रूस ने एक टैंक, कुछ बख्तरबंद गाड़ियों समेत दूसरे कई हथियारों को नष्ट करने का दावा किया है। यूक्रेन की तरफ से छोड़े गए 51 ड्रोन भी नष्ट करने का दावा है। रूस आगे चलता चला जा रहा है और यूक्रेन का नुकसान बढ़ रहा है। यूक्रेन की सेना की अज़ोव ब्रिगेड के कमांडर का कहना है कि इस वक्त पेट्रियट मिसाइल ही यूक्रेन को बचा सकती है। ये जमीन से हवा में मार करती है, लेकिन अमेरिका मदद बंद कर चुका है और यूरोप से भी वो लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं। एक तरफ ये बात चल रही है कि अब जल्द ही रूस और यूक्रेन के युद्ध का हल निकलेगा और डोनाल्ड ट्रंप इसमें एक बड़ा रोल अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जेलेंस्की की भी तारीफ की है, लेकिन साथ साथ रूस का हमला बंद नहीं हो रहा। अमेरिकी मदद बंद हो चुकी है, यूरोप मदद करने में ज्यादा सक्षम नहीं है, तो क्या इस बदले माहौल में कोई यूक्रेन की मदद करेगा? और ब्रसल्स में यूक्रेन की सुरक्षा को लेकर यूरोपीय संघ की अहम बैठक से पहले यूक्रेन समर्थक कार्यकर्ता यूरोपियन काउंसिल बिल्डिंग के सामने जमा हुए और यूरोपीय संघ के नेताओं से मांग की कि यूक्रेन की लड़ाई का खर्च निकालने के लिए रूस की संपत्तियों को जब्त किया जाए। इस प्रदर्शन का आयोजन 2007 में बने एक अमेरिकी संगठन ने किया। इन लोगों ने तकरीबन 100 मीटर के यूक्रेनी झंडे को भी फहराया, जिस पर लिखा था यूक्रेन को बचाओ, यूरोप को बचाओ, रूस के अरबों सीज करो। और अब देखिए एक रिपोर्ट दक्षिण कोरिया से, जहां पर एक अजीब सा दर्दनाक हादसा हुआ। दक्षिण कोरिया के ही एक लड़ाकू जेट ने अपने ही लोगों पर 8 बम गिरा दिए हैं। कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान KF-16 लड़ाकू जेट से MK-82 बम गलती से गिर गए। जो लोग जख्मी हुए हैं उनमें से 2 एयरफोर्स के कर्मचारी हैं। पोचियन का शानदार रिहायशी इलाका अचानक धमाकों से दहशत में आ गया। कई घरों की ऐसी हालत हो गई। 오늘 우리 포천시에 있을 수 없는 일이 벌어졌습니다. 승진 과학 훈련장에서 실시 중인 한미 연합 사격 훈련 중 포탄이 민가에 떨어져 एक दक्षिण कोरियाई लड़ाकू जेट ने ट्रेनिंग के दौरान पोचियन के एक रिहायशी इलाके में गलती से 8 बम गिरा दिए, जिससे वायुसेना के 2 कर्मियों समेत 8 लोग जख्मी हो गए। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है। गंभीर रूप से घायल लोगों में एक थाईलैंड और एक म्यांमार का नागरिक है। 태어나서 처음 듣는 소리였어요. 얼마나 큰지 무서워서 이게 막 심장이 막 이렇게 멈추질 않고 덜덜덜덜 떨었거든요. 그 소리에 पोचिपन इलाका उत्तरी कोरिया की सीमा से लगा हुआ है। इस दुर्घटना के लिए दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने माफी मांगी है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा चक्रवाती तूफान आ रहा है। आपको दिखाते हैं कुछ खबरें दुनिया के कोने कोने से। तो एक बड़ा चक्रवाती तूफान एल्फ्रेड आ रहा है। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। थपेड़ों और बारिश की वजह से इलाके के स्कूल बंद रहे और सार्वजनिक परिवहन नहीं चले। लोगों ने बाढ़ से अपने घरों को बचाने के लिए रेत के बोरे रखे हैं और जब उनकी किल्लत हुई तो दूसरे इंतजाम किए। ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे बड़े शहर ब्रिस्बेन के नज़दीक गोल्ड कोस्ट पर पिछला चक्रवाती तूफान 51 साल पहले 1974 में आया था। ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक खेल होने हैं।
इस चक्रवात से 40 लाख लोग प्रभावित होंगे और करीब 20,000 घर बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। जापान में लगातार हो रही बारिश की वजह से इवाटे प्रदेश के एक शहर में लगी आग पर काबू पाने में मदद मिली है। आग एक हफ्ते से लगी हुई थी। पहाड़ों की तरफ जाने वाले रास्तों को लेकिन अभी नहीं खोला गया है। बुधवार को इस इलाके के 1800 घरों से 4500 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इस आग की वजह से तकरीबन 2900 हेक्टेयर में नुकसान पहुंचा। ये शहर का 9% इलाका होता है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आग से 78 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मेक्सिको में प्रशासन ने 32 किलोग्राम की फेंटेनिल ड्रग पकड़ी है, जिन्हें कैक्टस के डब्बों में छुपाकर ले जाया जा रहा था। मेक्सिको के उत्तरी इलाके में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 65 लाख अमेरिकी डॉलर है। कैक्टस, जो मेक्सिको में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके डब्बों में ये ड्रग ले जाई जा रही थी। मेक्सिको और अमेरिकी ट्रंप के बीच तनाव का एक मुद्दा फेंटेनिल की तस्करी भी है। अवैध प्रवासियों के अमेरिका आने और फेंटेनिल की तस्करी की वजह से ही मेक्सिको के सामान पर 25% टैरिफ लगाया गया है। और अब आपको दिखाते हैं आज का वीडियो। जापान की 108 साल की शित्सुई इकोइशी को गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने दुनिया की सबसे उम्र दराज पेशेवर हजाम का खिताब दिया है। इकोइशी, जो बरसों से लोगों के बाल तराशती आई हैं, वो इस साल 109 साल की हो जाएंगी और उन्होंने कहा कि कम से कम 110 साल की उम्र तक वो अपने इस काम को करती रहेंगी।